जैन बेटा, सो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आई हूँ और क्वेश्चंस का लेवल जो है इस टाइम हमने रखा है बेटा दैट इज ऑफ द लेवल ऑफ एनडी और सीडीएस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्पफुल ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं अगर आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को डेली और एक दिन छोड़ के जैसे भी हमारी वीडियोज आती हैं वैसे आप इनको सॉल्व जो है वो करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एनडीए एग्जाम्स में, ये सीडीएस या एफकेट एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, ठीक है, इसमें से जो कौन सी बुक है बेटा दैट इज सेंटर्ड अराउंड द एनवायरमेंट, और इसमें से कौन सी किताब है जो एनवायरमेंट के अराउंड सेंटर है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो वातावरण पे केंद्रित है। आपको बताना है कि एनवायरमेंट पे सेंटर है, दैट इज द लेट ग्रेट प्लैनेट अर्थ, साइलेंट स्प्रिंग, हियर आई स्टैंड एंड देन वन डे, ठीक है। तो अगर आपको बेटा यहाँ पे राइट करेक्ट आंसर देखना हो दैट इज अ साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो है वो आपके वातावरण पे किसके ऊपर है बेटा, एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड एक किताब है, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड किताब है, एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड एक बुक है। जबकि ये जो लेट ग्रेट प्लैनेट अर्थ है ना दैट इज अ ड्रामा डॉक्यूमेंट्री, है ना, ये वाली जो आपकी दैट इज ड्रामा, ये एक ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है, ओके। एंड हियर आई स्टैंड जो है बेटा दैट इज रिटन बाय मार्टिन लूथर, और ये किताब उस टाइम के जो चर्च में जो करप्शंस और ये सब जो चल रहे थे ना उसके ऊपर बेस्ड है हियर आई स्टैंड एंड देन वन डे इज अ काइंड ऑफ मेमोयर रिटन बाय द नसीरुद्दीन शाह, ओके। तो एनवायरमेंट पे जो बेस बुक आएगी बेटा आपकी कौन सी वाली आएगी, साइलेंट स्प्रिंग। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेटा हमारा आपके एनडीए के पेपर में से मैंने ले रखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हैं एनडीए के पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन है आपका कि सेकेंड 5-year प्लान दैट कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज कॉमनली रेफर्ड टू एज, ओके। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जिसमें समाज के समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना की आकांक्षा की गई थी, आमतौर पे क्या कहा जाता है। तो अगर हम सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं ना बेटा तो ये समाजवादी। तो सेकंड आपका जो 5-year प्लान्स था उसमें 5-year प्लान्स जो है बेटा आपको पता ही हमारे 5-year प्लान कब से स्टार्ट हुए थे बच्चे, कब से स्टार्ट हुए थे, 1951 से। 1951 से लेकर 1956 तक पहला प्लान था। उसके बाद बेटा आपका 56 से लेके 61 तक, ठीक है। 1956 से लेके 1961 तक सेकेंड 5-year प्लान था, ओके। तो क्वेश्चन है कि जो सोशलिस्ट के ऊपर, सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर बेस है। अब सोशलिस्ट पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना बेटा तो यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि सोशलिस्ट पैटर्न या जिसको कि हम समाजवादी प्रतिरूप कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको सोशलिस्ट पैटर्न बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सारे लोग मिलके जो है वो इकट्ठी डेवलपमेंट करते हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि रिसोर्सेज सरकार के हाथ में होते हैं और प्रॉफिट जो है कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिलता है, मतलब इकट्ठे मिलके जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो सोशलिस्ट पैटर्न था ना बेटा इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज महालानोबिस प्लान, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, महालानोबिस प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। ये सोशलिस्ट प्लान क्यों था, क्योंकि ये प्लान जो था बेसिकली किसके लिए था बेटा, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, या तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी सेकेंड 5-year प्लान पे हमने फोकस किस पे किया था, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया था। समझ में आया बेटा, ठीक है। इसलिए और इसमें यह बोला गया था कि 25% जो है नेशनल इनकम इंक्रीज की जाएगी, राष्ट्रीय आय, ठीक है। नेशनल इनकम कितनी बोली बेटा, 25% नेशनल इनकम इंक्रीज होगी विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा डेवलप किया जाएगा, ठीक है, उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और 25% नेशनल इनकम को इंक्रीज करेंगे, जबकि ये 20% तक ही हुई थी, बट ऐसा बोला गया था। ये भी आप लोगों को पता है कि अब 5-year प्लान्स जो है बेटा ये खत्म हो चुका है। 5-year प्लान्स की जगह जो हमारा नया नेक्स्ट थिंक टैंक आया दैट इज नीति आयोग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, नीति आयोग, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से दोबारा इंडिया। दिस इज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको बेटा, थिंक टैंक,
ओके, दिस इज नोन एज अ थिंक टैंक ऑफ इंडिया और ये सेटअप हुआ था 1 जनवरी 2015 ऑनवर्ड्स। तो 1951 से जो 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे वो पूरा प्लानिंग कमीशन जिसको हम बोलते हैं उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद जो है ये नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 1915 के बाद और ये हमारे लिए थिंक टैंक का काम करता है, काम वही है, ठीक है ना। और नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है दैट इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, जैसे कि प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन जो था बेटा वो हमेशा आपके देश का कौन होता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट वाज एसोसिएटेड विद द कोसाला मस्की पुत्रा, ठीक है ना। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय कोसाला मस्की पुत्रा के साथ संबंधित था। तो कोसाला के साथ जो संबंधित था ना बेटा दैट इज आजीविकास। क्या था बेटा, वो आजीविकास था, ठीक है ना। कोसाला का नाम जो है वो आजीविकास के साथ जुड़ा है और आजीविका जो है बेटा वो किस फिलॉसफी पे काम करती है, दैट इज नियति, ठीक है। नियति फिलॉसफी पे काम करती है और आप इसमें बोल सकते हैं बेटा कि जो इसका मेन सोर्स है दैट इज भगवती सूत्रा। क्या इसका मेन सोर्स है, भगवती सूत्रा जो है इसका मेन सोर्स है, ठीक है। और आपका ये जो कोसाला मस्की पुत्र है ना बेटा, ठीक है, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी, समसामयिक था किसका, महावीरा का, ठीक है ना। महावीरा का भी था और बुद्धा जी का भी था, दोनों का ही ये क्या था बेटा, कंटेम्प्रेरी था, समसामयिक था, मतलब उनके समय में ही एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एनडीए एग्जाम में से मैंने ये क्वेश्चंस ले रखे हैं, आपके बहुत काम आने वाले। क्वेश्चन देखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अशोका रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, मतलब शिलालेख, अशोका के जो शिलालेख थे उसके बारे में आपको ये स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है और गलत है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि जो अशोका का 13 शिलालेख है वो कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं में हुए उसके अनुताप को अभिलेखित करते हैं। मतलब कलिंगा वॉर जो उसका हुआ था उसमें जो सफरिंग्स थी, लोगों की डेथ हुई थी और उसके कारण जो उसको दुख हुआ था अशोका को, वो आपके रॉक एडिक्ट 13 में बता के रखा है। दूसरा बोलते हैं कि जो रॉक एडिक्ट 10 है, रिकॉर्ड्स द अशोकास विजिट टू लुम्बिनी, मतलब 10वें शिलालेख में अशोका जो लुम्बिनी यात्रा में गए थे उसके बारे में बताया था। एंड मेजर रॉक एडिक्ट दैट इज 12 रेफर्स टू धम्मा महामातास एज अ न्यू कैटेगरी ऑफ द ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट बाय द अशोका। तो जो 12th है बेटा उसका, उसमें क्या बताते हैं बेटा, धम्म महामातों, जिसमें उसके नए वर्ग के अधिकारी थे, मतलब एक नया उसने पोस्ट क्रिएट करी थी धम्मा, उसके बारे में बता के रखा है। और मेजर रॉक एडिक्ट दैट इज 12, दोनों ही 12 है ना, स्पीक्स अबाउट शोइंग द टॉलरेंस टुवर्ड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब सहनशीलता को दिखाता है सभी संप्रदायों के प्रति। ये रॉड शिलालेख उसका 12 बोलता है, ठीक है। तो ये आपको 4 ऑप्शंस है, मतलब 4 स्टेटमेंट्स है, आपको बोलना है कि व्हाट इज द करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप एक चीज देख यार, एक चीज ध्यान में रखेंगे कि आपकी स्टेटमेंट 1 और 4 ही करेक्ट है। मींस आपका जो पहला है और आपका जो फोर्थ है, तो पहला क्या बोलता है कि जो उसका शिलालेख नंबर 13 है उसमें जो भी कलिंगा वॉर के टाइम में उसको जो पेन फील हुई थी उसके बारे में बता के रखा है। और जो रॉक एडिक्ट 12 है उसमें जो है उसने लिखा है कि वी शुड शो द टॉलरेंस टुवर्ड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी संप्रदायों के प्रति हमें सहनशीलता जो है वो होनी चाहिए। तो 12 का तो बेटा ये गलत हो गया। और जो रॉक एडिक्ट 10 है, ठीक है, तो रॉक एडिक्ट 10 में क्या लिखा है बेटा, डिसअप्रूव्स द इंडिविजुअल डिजायर फॉर द फेम एंड ग्लोरी एंड स्ट्रेसेस ऑन धम्मा। 10 में लिखा था कि हमें ज्यादा अपने आप को फेम एंड ग्लोरी की, हमें बड़ा नाम शान शौकत नहीं होनी चाहिए और धर्म के ऊपर जो है बेटा हमें चलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो राइट आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, ऑप्शन दैट इज ए। कौन सी ऑप्शन मिली बेटा, ए, 1 और 4th, 1 और 4th ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाइल अपोजिंग
The Public Safety Bill 1928, who among the following said that it was a direct attack on the Indian nationalism, on Indian National Congress and as the Slavery of India Bill number 1। मतलब इसको एक बार देखते हैं कि लोक सुरक्षा विधेयक, जिसको कि पब्लिक सेफ्टी बिल भी बोला जाता है, 1928 में आया था। 1928 में बेटा जब हमारे देश में क्या आया था, साइमन कमीशन, है ना, इसी टाइम में जो है वो साइमन कमीशन भी इंडिया में आया था, ठीक है ना। उसी टाइम की ये बात है। का विरोध करते हुए किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा अटैक है, मतलब प्रहार है, और भारत की दास्ता का पहला नंबर का बिल है। मतलब ये हमें गुलाम बनाने का एक बिल है, ठीक है ना, नंबर 1, मतलब इससे बड़ा बिल कोई नहीं है। तो दिस इज सेड बाय मोतीलाल नेहरू। किसने बोला था बेटा? ये मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था, क्योंकि ये जो बेटा आपका बिल था ना, दैट इज अ पब्लिक सेफ्टी बिल, ये स्पेशली किन लोगों के लिए था? ये था सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लोगों के लिए। आपको पता ही है बच्चे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड तो आपको पता ही है 1914 टू 1918 के बीच में था, ठीक है ना। तो इस वॉर के बीच में हमने क्या देखा कि जब वॉर धीरे धीरे खत्म हो गई थी, इसी के बीच में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ था, ठीक है। तो उसके 10 धीरे धीरे सालों में आगे दो की हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रशिया और आपका यूएसए, मतलब यूएसएसआर और यूएसए एक साथ थे, लेकिन आइडियोलॉजी का डिफरेंस हो रहा था। कम्युनिस्ट लोग जो थे बेटा यहाँ बढ़ रहे थे, तो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लोगों को सुप्रेस करने के लिए बिल लेके आया गया था, क्योंकि इंडिया में भी कम्युनिज्म, जैसे एम.एन. रॉय हैं, इस तरह की बहुत सारी पर्सनालिटीज थी जो कम्युनिस्ट की तरफ जो थी बेटा वो जा रही थी, ठीक है ना। कम्युनिस्ट जो थे बेटा वो बनने की तरफ जा रहे थे धीरे धीरे, तो इसलिए इस बिल को लेके आए थे ताकि इस तरह की आइडियोलॉजी को जो है वो यहां से खत्म किया जाए। ऑलरेडी रशियन रेवोल्यूशन से घबरा चुके थे कि उनका रिजल्ट उन्होंने देखा ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से साल में बनी थी? ह्यूम ने बनाई थी 1885 में, ठीक है ना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। द ब्रिटिश बिकम सस्पिशियस ऑफ द नेशनलिस्ट। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो ब्रिटिशर्स थे वो सस्पिशियस हो गए थे, जितने भी राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, उनके बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग ओनली द एलाइट, अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो वो सस्पिशियस हो गए ना, तो इसमें से बेटा किसने कहा था, क्या कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, मतलब जो विशिष्ट मतलब रिच पीपल होते हैं, स्पेशल पीपल होते हैं, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो किसने कहा था कि कांग्रेस तो बेकार सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बेकार सी ये है, मतलब पार्टी बन गई है नेशनलिज्म के नाम पे, और ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों की पार्टी है और थोड़े से लोगों के बारे में बताती है। तो किसने कहा था बेटा? हु वॉज दैट पर्सन हु सेड लाइक दिस? दैट इज लॉर्ड नेपर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। किसने कहा था बेटा? दैट इज सेड बाय द लॉर्ड डफरिन। किसने बोला था बेटा? लॉर्ड डफरिन ने बच्चे ये कहा था, ठीक है। क्योंकि जो लॉर्ड लिटन थे वो हमारी कंट्री के वाइसराय रहे थे 1876 से लेके 1880 तक, ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड लिटन के टाइम में ही बेटा सिविल सर्विसेज की एज जो थी वो 18 ईयर्स करी गई थी, ठीक है ना। लॉर्ड लिटन के टाइम में ही जो सिविल सर्विसेज की एज थी वो 18 साल करी गई थी। उसके बाद जो लॉर्ड रिपन है बेटा वो हमारे रहे थे 1880 से 1884 तक, ठीक है ना। और लॉर्ड रिपन के टाइम में ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा था, उसको वापस लिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो लॉर्ड डफरिन है बेटा वो रहे थे हमारे 1884 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। और 1888 तक हमारे देश के क्या रहे थे? वाइसराय रहे थे, ठीक है। और जो लॉर्ड नाइपर थे वो तो गवर्नर थे मद्रास के। तो आप समझ सकते हो कि ये कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो उस टाइम में लॉर्ड डफरिन हमारी कंट्री के वाइसराय थे, उन्होंने बेटा ये स्टेटमेंट जो थी वो पास करी थी। समझ में आ गया? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय लॉर्ड डफरिन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से हिंद स्वराज, ठीक है, महात्मा गांधी की जो किताब थी हिंद स्वराज, एसेंशियली वो क्या बात बोलती थी, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज का क्या समरी थी, मतलब अ क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न मॉडर्निटी, कि वो जो पश्चिम आधुनिकता थी उसके आलोचक थे, एंड आउटलाइन ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, कि वो सत्याग्रह के रूपरेखा इसमें देके रखी थी, एंड इन्वोकेशन टू इंडियंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, या तो इसमें यह आह्वान किया गया था कि हमें ब्रिटिशर्स से, मतलब अंग्रेजों से अपने आप को आज़ाद करवाना है, या तो ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राम पंचायत, या तो ग्राम पंचायत जो पंचायती राज है उसका ये की रूपरेखा थी। तो इसमें से क्या था बेटा, हिंद स्वराज में गांधी जी ने क्या किया था, क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी, पश्चिमी आधुनिकता की बहुत आलोचना करी थी। 1909 में इन्होंने ये किताब लिखी थी बेटा, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी। इसी बुक में गांधी जी ने बोला था कि ब्रिटिशर्स तभी इंडिया में हैं क्योंकि हम उनको बहुत कोऑपरेट करते हैं, अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। उसी के बेस पे 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, मतलब अनुच्छेद 368 किसके साथ डील करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मैं आपको रीड करूंगी, डायरेक्टली आंसर बताऊंगी, दैट इज द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है, ये हमें पावर देता है आर्टिकल 360, मतलब संविधान का संशोधन करने की संसद को पावर देता है, शक्ति देता है आर्टिकल 360। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था एनडीए के बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला भी आपका, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 90 जो 73rd था, कब आया था बेटा, ये 1992 में आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्होंने 4 प्रोविजन दे रखे हैं और आपको बताना कि इसमें से कौन से प्रोविजन करेक्ट है। पहला देखते हैं, प्रोवाइड द 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इन द विलेज एंड इंटरमीडिएटरी एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब त्रिस्तरीय संरचना बताई थी उन्होंने पंचायत की, और 3 स्तरीय, ये सबसे नीचे विलेज पंचायत है, फिर ब्लॉक समिति है, फिर जिला परिषद है, तो ये तो ठीक होगी आपकी स्टेटमेंट। अगली है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वुमेन इन ऑल टीयर्स ऑफ द पंचायत, तीनों ही लेवल में वुमेन के लिए रिजर्वेशन थी, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए सबसे पहले यही रिजर्व करी गई थी, ठीक है। तो सभी स्तरों पे महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इलेक्शन टू द पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, मतलब इसके लिए जो था बेटा वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था, बिल्कुल सही है। और लास्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 11th एंड 12th शेड्यूल तभी ऐड हुआ था, जो 12th शेड्यूल था वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो म्युनिसिपैलिटी से करता है। तो आपके सारे ऑप्शन ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द, क्या क्वेश्चन है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें से कौन सा हमारे संविधान का आधारभूत बेसिक फीचर जो है बेटा वो नहीं है, ठीक है। नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार बिल्कुल है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए, यूएसए से, अमेरिका से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने कहां से ली है बेटा, अमेरिका से, मतलब हमारी न्यायपालिका जो है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फेडरलिज्म, जिसको आप संघवाद या संघवाद भी बोलते हैं, वो हमने कहां से लिया है बेटा, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम कनाडा, है ना। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये हमने कनाडा से लिया है। ये तीनों ही फीचर है। 4th देखते हैं बेटा, द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, गोलकनाथ का केस के बारे में आप देख सकते हैं, बहुत सारे
केसेस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्लियामेंट के पास हमारे संविधान को चेंज करने की अनक्वेश्चन पावर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बदल सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। आपका राइट आंसर जो रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट नहीं, हमारे 10 क्वेश्चन आज के पूरे हो गए। अगली वीडियो में बेटा दोबारा आएंगे। प्लीज काइंडली लाइक शेयर, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ लाइक करें, शेयर करें इसको और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। तब तक जय हिंद ऑल ऑफ यू और गॉड ब्लेस यू।